हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं खाद्य जाल। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 का टॉपिक है। इससे पहले मैंने खाद्य श्रृंखला बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। खाद्य जाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड जो है हम इसका महत्व देखने वाले हैं, है ना। तो फिर इसमें आप सिनॉप्सिस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं कि सिनॉप्सिस बनाया करे करके, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दिया है सिनॉप्सिस। बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, सबसे पहला जो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर खाद्य जाल है क्या। पहले जो है हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर जो है हम इंट्रोडक्शन की ओर आएंगे, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो फिर गाइस, मैंने आप लोगों को खाद्य श्रृंखला बताया था कि खाद्य श्रृंखला क्या है करके, है ना। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो जीव हैं, है ना, बहुत सारे जीव जो हैं एक दूसरे से भोजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिससे एक चैन बनता है, श्रृंखला बन जाता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे घास है, घास को कौन खाता है, टिड्डे, टिड्डे को कौन खाता है, छिपकली, छिपकली को कौन खाता है, सांप, है ना। तो फिर ये एक नॉर्मल चैन बन गया, है ना। उसी प्रकार एक और खाद्य श्रृंखला की बात करें तो फिर घास को खाता है चूहे, चूहे को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज। तो फिर ये एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला हो गया। उसी प्रकार घास को कौन खाता है, खरगोश, खरगोश को कौन खाता है, बाज। तो फिर ये भी जो है एक खाद्य श्रृंखला हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो फिर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिल करके जो है एक जालनुमा रचना बना रहे हैं, है ना। और इसी जालनुमा रचना को जो है हम क्या कहेंगे, खाद्य जाल जो है कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि खाद्य जाल क्या है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल जो है कहते हैं, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टिड्डों की जनसंख्या है, यहाँ पे छिपकलियों की जनसंख्या है, यहाँ पे सांपों की जनसंख्या है ना। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे जीवों की जनसंख्या है, और इन सभी जीवों की जनसंख्या को जो है हम एक साथ क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, है ना, समुदाय कहते हैं। तो फिर इस प्रकार से हम भी कह सकते हैं कि खाद्य जाल क्या है करके कोई पूछे तो फिर हम इस प्रकार से भी इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। किसी समुदाय के संपूर्ण जीवों का भोजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहना, जिससे एक जालनुमा रचना बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, है ना। अब देखिए, ये सारे जीवों की जनसंख्या को क्या कहेंगे, हम एक साथ कम्युनिटी कहेंगे। कम्युनिटी के जीव एक दूसरे से भोजन के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिससे एक जाल बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और यहाँ पे ध्यान दें कि जो भोजन श्रृंखला है ना, हम जो है भोजन श्रृंखला की बात करें, वहाँ पे जो है खाने के लिए जो है कोई वैरायटी नहीं होता है ना। जैसे कि छिपकली को खाने के लिए केवल एक ही चीज़ मिल रहा है, वो भी कौन, टिड्डे, है ना। उसी प्रकार सांप को खाने के लिए कौन मिल रहा है, केवल छिपकली। लेकिन हम फूड वेब यानी कि खाद्य जाल की बात करें, ओवरऑल मतलब ये पूरा, है ना। तो फिर यहाँ पे सांप को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, जैसे चूहा भी है, खरगोश भी है, टिड्डे भी हैं और छिपकली भी हैं, है ना। तो फिर जो खाद्य जाल है, उसमें भोजन में जो है वैरायटी होता है, यानी कि भोजन के लिए बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते होते हैं, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला में जो है वैकल्पिक रास्ते नहीं होते हैं। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं नोट्स की ओर। इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। खाद्य जाल वास्तव में एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवित प्राणियों में परस्पर संबंध स्थापित करता है ना। कम्युनिटी बोलने से बहुत सारे जीवों की जनसंख्या, है ना, यानी कि विभिन्न जीवों की जनसंख्या भोजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब जुड़े हुए हैं मतलब उनके बीच क्या है, संबंध है ना। तो फिर वही है, खाद्य जाल वास्तव में एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवित प्राणियों में परस्पर संबंध स्थापित करता है। इकोसिस्टम में जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, उतने ही अधिक स्थिर जीवित प्राणियों का कम्युनिटी होगा, जो खाद्य जाल बनाता है। अब देखिए, यहाँ पे वैकल्पिक रास्ते का होना मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि खाने के लिए जो है अलग अलग चीज़ों का अवेलेबल होना, है ना। अब खाने के लिए बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, तो फिर कोई भी जीव जो है नहीं मरेगा और कोई भी जीव जो है विलुप्त नहीं होगा, जिससे जो कम्युनिटी है वो स्थिर बना रहेगा, है ना। तो फिर वही जो है खाद्य जाल है, ठीक है। खाद्य जाल के कारण ही जो है कम्युनिटी स्थिर रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ करके एक प्रकार का जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल जो है कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, और यही जो है इसका डेफिनेशन है, ठीक है। फूड वेब इकोसिस्टम के विभिन्न स्तरों के बीच पोषण संबंध ही स्थापित नहीं करता, वरन संपूर्ण कम्युनिटी के सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। अब देखिए, हमारे इकोसिस्टम में जो है बहुत सारे पोषक स्तर हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, है ना।
तो फिर इनके बीच जो है पोषण संबंध तो है, और उसको कौन बताता है? फूड वेब, है ना? इसके अलावा कम्युनिटी के सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? फूड वेब। कैसे? तो फिर कम्युनिटी में जो है बहुत सारे जीव होते हैं, है ना? जैसे शाकाहारी की बात करें तो फिर शाकाहारी जीवों में भी जो है बहुत सारे जीव होते हैं, हिरण, गाय, बकरी, टिड्डे, गिलहरी, ये सारा कुछ, है ना? उसी प्रकार मांसाहारी जीवों में केवल एक मांसाहारी जीव नहीं रहता, बहुत सारे मांसाहारी जीव रहते हैं। उसी प्रकार सर्वोच्च मांसाहारी में भी जो है कोई एक सर्वोच्च मांसाहारी जीव नहीं रहता, बल्कि बहुत सारे सर्वोच्च मांसाहारी जीव रहते हैं, है ना? तो फिर उन सभी विभिन्न जीवों की जनसंख्या को हम क्या कहेंगे? एक साथ कम्युनिटी कहेंगे, है ना? तो फिर कम्युनिटी के सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे से संबंध भी जो है स्थापित करता है। कौन करता है? फूड वेब। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये एग्ज़ाम्पल पढ़ के ही जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे पौधे चूहे द्वारा खाए जाते हैं, चूहे को साँप खाता है तथा साँप को उल्लू या बाज पक्षी खाता है। परंतु केवल ऐसा नहीं है, प्लांट को जो है चूहे के स्थान पर रैबिट, गाय, बकरी आदि भी जो है शाकाहारी प्राणी खाते हैं। इसी प्रकार शाकाहारी जंतुओं को केवल साँप ही नहीं खाता, अन्य मांसाहारी प्राणी भी खाते हैं। इसी प्रकार इकोसिस्टम के सभी जंतुओं के पोषण संबंधों का अध्ययन करें तो इनके बीच एक जाल बन जाता है, जिसे हम जो है फूड वेब या खाद्य जाल जो है कहते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पौधे को जो है केवल चूहे नहीं खाते, हैं ना? चूहे जो है शाकाहारी प्राणी हैं। अब शाकाहारी प्राणी में तो बहुत सारे शाकाहारी प्राणी आते हैं, जैसे चूहे हैं, टिड्डे हैं, गाय है, बकरी, गिलहरी, हिरण, ये सारा कुछ, है ना? फिर शाकाहारी प्राणियों को कौन खाते हैं? मांसाहारी प्राणी। अब उसमें केवल एक ही मांसाहारी प्राणी नहीं है, लोमड़ी भी है, सियार भी है, और क्या है, शेर भी है, चीता भी है ना? उसी प्रकार सर्वोच्च मांसाहारी जीवों में भी जो है बहुत सारे जीव होते हैं, है ना? तो फिर उन सब विभिन्न जीवों के समूह को क्या कहेंगे? हम कम्युनिटी कहेंगे। और ये जो कम्युनिटी के सभी जीव हैं वो एक दूसरे से किससे रिलेटेड हैं? भोजन के द्वारा रिलेटेड हैं, है ना? अगर हम इनके भोजन संबंधों को यानी कि पोषण संबंधों का अध्ययन करेंगे तो फिर एक जाल बन जाएगा, जिसे जो है हम फूड वेब या खाद्य जाल जो है कहते हैं। आई होप अभी आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी इकोसिस्टम में फूड वेब के जितने वैकल्पिक रास्ते होंगे, उतना ही अधिक जीवित प्राणियों का स्थिर समुदाय होगा। वैकल्पिक रास्तों का होना मैंने बता दिया है कि क्या है ना? यानी कि खाने के लिए अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होना। जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर शशक कम हो जाए तो क्या बाज भूखे मर जाएंगे? परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शशक के कम होने से वनस्पतियों को अधिक उगने का मौका मिलेगा, जिससे फल व बीज अधिक उत्पन्न होंगे। परिणामस्वरूप उस स्थान पर शशक के स्थान पर चूहे अधिक उत्पन्न होंगे, और बाज जो है शशक के स्थान पर चूहों को खाने लगेंगे, है ना? अब देखिए, फूड वेब होने के कारण जो है भोजन के लिए जो है वैकल्पिक रास्ते होते हैं, है ना? अब वैकल्पिक रास्तों का होना मतलब खाने के लिए अलग अलग चीज़ अवेलेबल होना, है ना? जैसे कि यहाँ पे बाज को मतलब बाज के भोजन के लिए केवल खरगोश ही नहीं है, इसके भोजन के लिए जो है अन्य चीज़ें भी अवेलेबल है, जैसे चूहे वगैरह, है ना? तो फिर चूहों को भी खा कर के जो है, जो बाज है वो अपनी भूख को जो है मिटा सकता है ना? इस प्रकार से इकोसिस्टम में जो समुदाय है वो स्थिर बना रहता है, यानी कि कोई भी जीव जो है मरता नहीं है और कोई भी जीव जो है विलुप्त नहीं होता है, फूड वेब के चलते। वही जो है यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं कुछ भोजन श्रृंखलाएँ। जैसे यहाँ पे कुछ भोजन श्रृंखला दिया हुआ है, घास, टिड्डे, बाज, है ना? मतलब घास को खाते हैं टिड्डे, टिड्डे को कौन खाता है? बाज। उसी प्रकार से ये सारा कुछ है ना? अगर हम इसको डायग्राम के रूप में, मतलब इन सबको हम एक साथ करें, है ना? मतलब एक साथ लिखें, तो फिर इस प्रकार से जो है वो डायग्राम निकल कर के आएगा, जिसे जो है हम खाद्य जाल कहते हैं, है ना? जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ मिल कर के एक जाल का निर्माण करती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो फिर ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है बढ़ते हैं आगे। सेकंड टॉपिक देखते हैं गाइस, खाद्य जाल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड वेब। अब क्या महत्व है फूड वेब का, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना? अगर फूड वेब है तभी जो है खाने के लिए अन्य चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो रहा है ना? अगर फूड वेब नहीं होता तो फिर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं होगा, जिससे जो है जीव जो है विलुप्त हो जाएंगे, और जो हमारा कम्युनिटी है वो जो है कम हो जाएगा। साथ ही जो इकोसिस्टम है वो जो है असंतुलित हो जाएगा, है ना? तो फिर वही यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। किसी इकोसिस्टम में खाद्य जाल अ, खाद्य जाल में जितनी अधिक जटिलता होती है, वह पारितंत्र उतना ही संतुलित होता है ना? अब कोई इकोसिस्टम है, कोई पारिस्थितिक तंत्र है, उसके खाद्य जाल में जितनी अधिक जटिलता होती है,
जटिलता का होना मतलब बहुत सारे जीवों का वहाँ पे होना, और बहुत सारे जीव वहाँ पे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खाने की चीज़ें अवेलेबल है ना। अब खाने की चीज़ अवेलेबल है तो फिर कोई भी जीव जो है भूख में जो है नहीं मरेंगे, और कोई भी जीव जो है विलुप्त नहीं होगा, जिससे जो पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो जो है संतुलित रहेगा, है ना। कल्पना कीजिए कि खाद्य जाल की जगह पर खाद्य श्रृंखला पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह की इकाई होती है। अब देखिए हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो है एनर्जी फ्लो होता है ना। पौधों से शाकाहारी प्राणियों में, शाकाहारी प्राणियों से जो है मांसाहारी प्राणी में, मांसाहारी प्राणी से सर्वोच्च मांसाहारी प्राणियों में जो है एनर्जी का फ्लो होता है ना। तो फिर यहाँ पे कल्पना करने के लिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए जो एनर्जी का प्रवाह है ना, वो जो है खाद्य जाल के द्वारा ना हो करके केवल खाद्य श्रृंखला के द्वारा हो रहा है, तब की बात कर रहे हैं ना। किसी कारण से जब खाद्य श्रृंखला का एक पोषक स्तर का जीव विलुप्त हो जाता है, तब निश्चित ही ऐसी स्थिति में उच्च स्तर का जीव भी जो है मरता है। अब कैसे मरता है वो मैं बताता हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई खाद्य श्रृंखला है, जैसे कि घास को खाता है चूहे, चूहे को खाते हैं सांप, और सांप को खाते हैं मोर, है ना। तो फिर ये एक सिंपल चैन है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं, है ना। अभी जो है हम खाद्य जाल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, है ना। और जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें इसके द्वारा जो है एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो हमें मानना है, ठीक है। अब किसी कारण से जो है यहाँ से जो है चूहे जो है हट जाते हैं, ये हमें मान लेना है ना। अब जो है यहाँ पे चूहे नहीं रहेंगे तो फिर सांप किसको खाएंगे, ये भी जो है भूख के मारे जो है मर जाएंगे, है ना। तो फिर इससे क्या होगा, जो उच्च स्तर का जो प्राणी है ना, वो भी जो है मरते हुए जाएंगे। जैसे कि सांप मर जाएंगे तो फिर मोर को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी जो है मर जाएंगे, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है हमारा जो इकोसिस्टम है वो जो है असंतुलित हो जाएगा, वो जो है यहाँ पे कहा जा रहा है ना। कल्पना कीजिए कि खाद्य जाल की जगह खाद्य श्रृंखला पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह की इकाई होती है, और किसी कारण से जब श्रृंखला का एक पोषक स्तर का जीव विलुप्त हो जाता है, तब निश्चित ही ऐसी स्थिति में उच्च स्तर का जीव भी जो है मरता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, है ना। लेकिन फूड वेब के होने के कारण वह एक जीव के अलावा अन्य जीवों को भी खाकर एनर्जी के प्रवाह की नियमितता को बनाए रखता है, अतः फूड वेब पारितंत्र को संतुलित रखता है। अब देखिए अगर हम खाद्य जाल की बात करें, है ना, तो फिर खाद्य जाल में घास को और कौन खाता है, टिड्डे खाते हैं ना, और कौन खाता है, खरगोश खाते हैं। इनके अलावा अन्य शाकाहारी प्राणी भी खाते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ से अब यहाँ पे ये बन गया खाद्य जाल, है ना, यहाँ पे टिड्डे वगैरह भी आ गए, तो अब मान लेते हैं यहाँ से जो है चूहा अगर हट जाता है, चूहे की जो जनसंख्या है वो विलुप्त हो जाता है ना। तब जो है सांप वहाँ पे टिड्डों को खा करके, खरगोश को खा करके भी जो है अपना भूख मिटा सकते हैं, और एनर्जी के फ्लो को जो है निरंतर बनाए रखते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे वही इसका इम्पोर्टेंस है कि जो खाद्य जाल है ना, उसके द्वारा जो है एनर्जी का फ्लो जो है नियमित रूप से चलता रहता है, ठीक है। वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू।